वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ स्टार्ट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हम बहुत सारी यूनिट्स को देख चुके हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हमारा ESR। ये जो है ये यूनिट हमारी 4 का ही टॉपिक है, ठीक है। यूनिट 4 में अगर बात करें तो एक NMR होती है हमारे पास और एक हमारे पास ESR होती है। जनरली क्या होता है, देखो जितना कंटेंट मैंने NMR का पढ़ाया है उतना ही कंटेंट जो होता है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो जाती है क्वेश्चंस की, है ना। हम यही सोच के चलते हैं कि हमारे पास एक यूनिट है, 2 पोर्शन है, उसमें एक पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो जितना मैंने NMR के अंदर पोर्शन करवाया वो तो ऑथेंटिक है ही कि वो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। लेकिन कई बार अगर बाय लक हमारी थोड़ी सी चांसेस चेंज हो जाते हैं तो हम ये कोई कह देते हैं कि हम ESR पर भी पढ़ के चलेंगे। देखो ESR भी कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है और उसमें जो क्वेश्चंस है ना वो फिक्स है। तो एज ए यूट्यूब पे जब हमारी सीरीज़ चल रही है तो हम उसके अंदर मेजर टॉपिक्स ही उठा रहे हैं कि हाँ हमें यही पढ़ना है इस यूनिट के बिहाफ पे, ठीक है। तो हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने कहा कि NMR के अंदर जितना पोर्शन करवाया है वो तो तुम पढ़ ही लो, साथ ही साथ ESR के जो 2-3 टॉपिक्स यहाँ पे होंगे वो भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो ESR की फुल फॉर्म क्या है। देखो NMR क्या बोलते थे हम, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ESR क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मतलब वहाँ पे हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस जो है वो हमारा स्पिन करता है। अब वहाँ पे भी 2 कंडीशन आती थी, हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग डायरेक्शन हो सकता है या जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन स्पिन में भी यही होता है कि सपोज मेरा ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्प्लिटिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, और उस स्प्लिटिंग की वजह से एक लोअर एनर्जी में चल जाता है और एक हायर एनर्जी में चल जाता है। जो लोअर एनर्जी में जाता है हम उसको -12 से डिनोट करते हैं और जो हायर एनर्जी में जाता है हम उसको +12 से डिनोट करते हैं। इस तरीके की स्प्लिटिंग हमें यहाँ पे मिलती है अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही मैंने अभी बात की है। देखो आगे जाके ना मैं यहाँ पे 0 लेवल भी बनाऊंगी, 3/2 लेवल भी बनाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें आएंगी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग की अगर बात आए तो सॉल्विंग के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे कि हमें किस तरीके से जाना है। यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन से ही हमारी ये चीज़ें स्प्लिटिंग हमें पता लगती है कि कितना हमारा स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम जानेंगे ढंग से जब हम हमारी ESR को पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाँ मेरा एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन जनरेट होती है। स्पिन जनरेट के कारण जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी के अंदर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे। ESR is a branch of एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। किसकी ब्रांच आती है हमारी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन विच रेडिएशन having a frequency in माइक्रोवेव रीजन। किस रीजन में फ्रीक्वेंसी होगी हमारी, माइक्रोवेव रीजन में। वहाँ पे हम बात करते थे रेडियो वेव, NMR के अंदर हमने रेडियो वेव डाली थी। यहाँ पे जो होगा रेडिएशन कौन सी डालोगे, माइक्रोवेव रीजन की डालोगे, ठीक है। इज एब्जॉर्ब्ड by the paramagnetic species
अब पैरामैग्नेटिक तुम लोग जानते हो, जिनका पेयर्ड नहीं होगा, हमें अनपेयर्ड स्पीशीज के लिए ही जो है हमारा ESR चाहिए होगा, ठीक है। टू इंड्यूस a transition between the magnetic energy levels of electron with अनपेयर्ड स्पिन्स, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, हाँ देखो बहुत सारी थ्योरी आएगी, जहाँ पे समझाने वाला चीज़ है वहाँ पे हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नोट्स भी तो बनाने हैं, ठीक है। तो हमने यही बात बोली है यहाँ पे कि जो मेरी ब्रांच है वो क्या है, मेरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ब्रांच है। फ्रीक्वेंसी कौन सी लोगे, माइक्रोवेव। सब्सटेंस कैसा लोगे, पैरामैग्नेटिक। कुछ कुछ वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं। एंड विद पैरा अनपेयर्ड स्पिन के साथ जो है वो हमारी लेवल्स जनरेट करेगा। लेवल्स का मतलब ये है कि हमारी स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब स्प्लिटिंग से क्या होगा कि हमारे जो लेवल्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारा डेटा यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो नेक्स्ट ये बोलता है मैग्नेटिक एनर्जी स्प्लिटिंग is done by applying a स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टैटिक देखो, एक डायनामिक होती है और स्टैटिक होती है। तो स्टैटिक मतलब कि एट दैट मोमेंट जितना हमें अप्लाई करना है हम उतनी ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी स्प्लिटिंग इज डन बाय अप्लाइंग अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। किसी तरीके का मोशन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का वेरिएशन नहीं आना चाहिए। एज दैट फिक्स अमाउंट के अंदर हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी प्रेजेंट करेंगे। डायनामिक होती तो हम चेंज करते जाते, लेकिन यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड को ही वहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हमें पता है माइक्रोवेव के ऊपर होती है जनरेटर, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे कुछ बात करें, एक मिनट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और बातें करें तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अब हम ना डायग्रामेटिक वे देख लेते हैं, ठीक है। डायग्रामेटिक वे कैसे देखेंगे, देखो मेरा ये इलेक्ट्रॉन था, मुझे पता है नेगेटिव चार्ज के साथ ये होता है, ठीक है। जैसे इसने ESR करा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आके इसने जैसे ही अपना क्या करा, देखो सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे इसके पास एक स्पिन जो है वो जनरेट होगी। अब ये जो स्पिन होती है, जैसे ही तुमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी, यहाँ पे B0 डाली, ये जो है ना ये अपना लोअर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाता है, लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। जैसे ही तुमने मैग्नेटिक फील्ड डाली तो वो क्या गया हमारा लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। अब उसके बाद तुमने वापस क्या डाला यहाँ पे, माइक्रोवेव रीजन। माइक्रोवेव रीजन से क्या हुआ, यहाँ पे जो स्पिन थी वो मेरी इस डायरेक्शन में जनरेट हो जाएगी। ये जो है ये हो जाएगा मेरा हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब जैसे ही हायर एनर्जी लेवल यहाँ पे मिला, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मेरा स्पेक्ट्रम, ठीक
ठीक है। तो बस इस डायग्राम से हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि स्पिन कर रहा था, उसके स्पिन के ऊपर मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी, तो वो जो स्पिन है वो अपनी चेंज कर लेगा, लोअर एनर्जी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही माइक्रोवेव डालोगे, माइक्रोवेव से क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है अब हायर एनर्जी लेवल के अंदर चला जाएगा और बाद में हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी है यहाँ पे। तो अभी तक जो मेरे इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन थी ms था, वो क्या था, प्लस माइनस हाफ था। मुझे नहीं पता, यहाँ पे जैसे स्प्लिटिंग करोगे एक लोअर एनर्जी लेवल मिलेगा और एक हायर एनर्जी लेवल के साथ हमें स्प्लिटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो माइनस हाफ हो जाएगा और एक प्लस हाफ हो जाएगा। इसको जो है ये हमारा डेली होता है और डेली को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से। कितना हो जाएगा, एच न्यू। अभी एच न्यू की भी टर्म हम वहाँ आगे निकालेंगे, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन था ना, उसके पास स्पिन कितनी थी, ms इज प्लस माइनस हाफ के अंदर थी। तो ये प्लस हाफ में हो गया और ये मेरा क्या हो गया, माइनस हाफ के अंदर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ ESR की किस तरीके से ये काम करता है ना। थ्योरी एंड प्रिंसिपल, तो बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो देखो थ्योरी क्या कहती है, इन ESR energy levels are produced by the interaction of magnetic moment of an unpaired electron in a molecule or ion with an applied magnetic field। तो देखो जो रीज़न है ना, वो रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा जनरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। तो इन ये सारे एनर्जी लेवल्स आर प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल और आयन विद एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ही तो हमें ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, उसकी सारी चीज़ें हमें इसी से पता लगती है। तो हम यही चीज़ यहाँ पे बोलते हैं कि जो अगर हमने अब मैग्नेटिक मोमेंट का जो है वो इंट्रैक्शन होगा, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड का अलग अलग होगा, उसके ऊपर इंट्रैक्शन किसका होगा, हमारा मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड का, जो हम अप्लाइड करेंगे। देखो अभी जो हमने पीछे डायग्रामेटिक वे में पढ़ा था, हमने उसमें ये बात बोली थी कि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करी है, कहीं से आई नहीं है, और जब आई नहीं है तुमने अप्लाइड करी है तो वहाँ पे जो होगा, तुम अपना मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक रख सकते हो, कोई चेंज नहीं कर सकते ना उसके अंदर। और जब चेंज नहीं कर सकते तो हम इस तरीके की कहानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा इंट्रैक्शन होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट से होता है। तो देखो प्रिंसिपल और थ्योरी ये कहती है कि क्या चीज़ हो रही है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने मोटा मोटा ऊपर से देखा था कि ESR कहता क्या है, ESR ने कहा क्या कि स्प्लिटिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी। जैसे NMR में हम पढ़ते थे ना कि एक जो है वो हमारा हायर एनर्जी में जाता था, एक मेरा लोअर एनर्जी में जाता था, लेकिन वहाँ पे भी हम क्या कह रहे थे कि यहाँ तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, यहाँ अपोजिट होगा, वहाँ पे भी यही चीज़ है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे,
the magnetism of an electron can be expressed by saying that an electron with a magnetic moment, mm is magnetic moment, okay, magnetic moment which is proportional to E by m। अब E by m क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और m क्या है हमारा मास है। मतलब जो मेरा मैग्नेटिक मोमेंटम जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनलिटी है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा E by m के, ठीक है। तो मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जितना मास होगा उसका उतना ही कम हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि E by m जो है वो क्या है हमारा, ठीक है। उसके बाद हैज़ अ स्पिन प्लस माइनस हाफ and this particle like proton has 2 magnetic energy and this particle act like proton and has 2 magnetic एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो अब ये प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन तो हम पढ़ के आ चुके हैं हमारे एनएमआर के अंदर, तो जैसा प्रोटॉन होगा वैसे ही हमारे स्पिन के अंदर भी यहाँ पे चीज़ें रहेंगी, ठीक है। देन द लोअर एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू माइनस हाफ। मैंने अभी बताया था कि लोअर एनर्जी कहाँ जाएगी, माइनस हाफ के अंदर, और द हायर एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू प्लस हाफ, ठीक है। तो हायर एनर्जी कहाँ जाएगी मेरी, प्लस हाफ के अंदर, ठीक है। स्प्लिटिंग का रीजन क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट का इंट्रैक्शन। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे इंट्रैक्शन कर रहा था, चार्जेस से प्रोपोर्शनल था, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या करेगा, प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा। प्रोटॉन की तरह जब बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या हो जाएगी, उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग होगी तो प्लस हाफ और माइनस हाफ दो के अंदर हमें ये चीज़ मिलेंगी, ठीक है। अब बात करें the magnetic moment given by mu is equals to g बीटा, ठीक है। किससे दोगे हम यहाँ पे, g बीटा से यहाँ पे इसकी देंगे। g जो है वो क्या है हमारा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये वाला हम एनएमआर में पढ़ा था जहाँ पे हमने जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है वो फिक्स है 2.003। भाई रेशियो दाना हमने यही बात बोली थी कि अगर हमारा रेशियो आ रहा है तो रेशियो जो होता है वो तो फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू पुट करोगे ये यही पुट करोगे। साथ ही साथ जो बीटा है वो क्या है हमारा, बोर मैग्नेट्रॉन। अब इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी हमारी, तो इस तरीके से हम म्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। When electron placed in magnetic field, they have their energies changed by certain number of ergs. When electron placed in magnetic field, then their energies changed by certain amount of ergs, ठीक है।
तो जैसे ही तुम क्या करोगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, देखो इलेक्ट्रॉन की अगर जनरली बात करोगे तो एनर्जी जो होती है वो h न्यू के बराबर होती है, लेकिन जैसे ही तुमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो कुछ ना कुछ उसकी जो एनर्जी है ना वो चेंज आएगी। अब वो एनर्जी किसके बिहाफ पे कितना चेंज आता है वो हमें देखना है, तो वो आता है हमारा E=μh। अब म्यू तो हमें पता ही है, अभी हम निकाल कर आए हैं म्यू को क्या वैल्यू थी, E=G⁻H। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो हमारा बीटा है वो क्या है, H क्या है, H देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा यहाँ पे, H से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम साथ में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E=msg⁻H। अब बेटा पहले बात तो मैं ये बता दूँ, ये एनर्जी किस लेवल की निकाल रही हूँ, जिस भी एनर्जी का, ये देखो यहाँ पे जब हमने डायग्रामेटिक व्यू में रिप्रेजेंट किया था, कहाँ गया, यहाँ पे मैंने एनर्जी बताई थी ΔE=H न्यू के बराबर होती है, लेकिन यही जो होती है वो G⁻H हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये G⁻H कैसे आएगी, देखो अभी मैंने ये लिखी है msg⁻H। अब तुम्हें ms पता है, ms क्या होती है, स्पिन होता है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यहाँ पे -½ है तो इसके बिहाफ पे ये हो जाएगी, इसके बिहाफ पे +½ हो जाएगी, दोनों का एनर्जी लेवल लोगे तो ΔE के बराबर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये जो एनर्जी लेवल निकला, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था पीछे आनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जो चीज़ मिली है, इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेरियस एनर्जी लेवल्स को भी निकाल सकते हैं। H तुम्हें पता ही है क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिट की बात करो तो बहुत अच्छे से जानते हो क्या होती है इसकी यूनिट, जो होती है वो हमारी टेस्ला होती है। ठीक है, अब बात करो एनर्जी डिफरेंस, तो एनर्जी डिफरेंस किससे गिवन है, अभी मैंने तुम्हें बताया G⁻H =H न्यू। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। अब देखो एनर्जी लेवल क्यों, क्योंकि देखो प्लस माइनस करोगे तो माइनस के अंदर आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा वो ओवरऑल कितना बचेगा हमारा, G⁻H के बराबर। तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट इन म्यू इफेक्टिव कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ओवरऑल एंगुलर क्वांटम नंबर। तो हम उसको क्या देंगे, एंगुलर नंबर से देंगे, द ओवरऑल म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव कैन बी given by overall angular momentum। तो जो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू आएगी वो आती है हमारी G⁻J+1/2 ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब। और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इफेक्टिव G⁻√J+1। ठीक है, तो ये ओवरऑल के ऊपर, एक मिनट, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैग्नेटिक अगर हमें मोमेंट देना है तो हम इस तरीके से भी इनको गिवन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, ज़्यादातर इसमें थ्योरी है, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन एक बार इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाए उसके बाद जो है वो हम ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी देन उसके बाद। तो इन ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी अनलाइक अदर देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद समझा देंगे इसको।
in ESR spectroscopy, unlike others, there is splitting of energy levels and hence the frequency is capable of causing transition between these levels. ठीक है, देखो हमने इतना ही बोला है यहाँ पे कि जो स्प्लिटिंग होती है ना वो हमारी क्या होती है, ट्रांजिशंस को तो कॉज करती है। और जब हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब हमारा इस तरीके से फिनोमिनन हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड में के साथ अगर स्ट्रेंथ लगाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। जैसे ही स्प्लिटिंग हुई वही स्प्लिटिंग जो है वो हमें ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेस प्रोवाइड करती है। तो ESR केवल इतना ही कहती है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड करते हैं तो हमारे मैग्नेटिक मोमेंट इंट्रैक्ट करते हैं, और जब मैग्नेटिक मोमेंट इंट्रैक्ट करते हैं तो उसके बिहाफ पे हमारी स्प्लिटिंग हो जाती है। बस यही का यही हमने पूरा का पूरा यहाँ पे चीज़ लिखी है कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी अनलाइक अदर देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स स्प्लिट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मेजर चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे जो एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट कर रहे हैं, हेंस द फ्रीक्वेंसी इज केपेबल ऑफ कॉजिंग ट्रांजिशन बिटवीन दीज लेवल्स। अब जो देखो क्या हुआ कि जैसे ही तुमने एब्जॉर्प्शन डाला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाली, उसके बाद तुमने उसको माइक्रोवेव रीजन में लेके गए। माइक्रोवेव रीजन में क्या हुआ कि उनके बीच के ट्रांजिशन होने लगे। ट्रांजिशन का कैसे मतलब है, देखो यहाँ पे ये स्प्लिटिंग हुई, सपोज मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है लोअर एनर्जी लेवल के अंदर, अपर एनर्जी लेवल में जाने के लिए इसको ट्रांजिट करना पड़ेगा। और जब इस तरीके के ट्रांजिशंस होते हैं वो माइक्रोवेव रीजन के कारण ही तो हो रहे हैं। हमें पता है स्प्लिटिंग तो हो गई है, माइनस हाफ और लोअर हाफ मतलब लोअर और हायर एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो चुका है। अब जब स्प्लिटिंग हमारी हो चुकी है तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो है वो ट्रांजिशन पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे बोली गई है, और जो वो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। Thus, for unpaired electron, there are two energy levels. तो अभी मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका लिए जो मेरे एनर्जी लेवल्स आएंगे वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अभी हमने जितनी भी कहानी पढ़ी है, जितना भी हमने डायग्रामेटिक में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, मैंने यही बोला था कि मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा इस एनर्जी लेवल्स में जा रहा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 में स्प्लिट होगा। इस तरीके से जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होंगे उनका स्पिन्स हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ही हम डायग्राम जो है ना वो थोड़ा ढंग से बनाएंगे। एक और बात बोल देते हैं, द पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन two energy levels is given by बोल्ट्जमान लॉ। किसकी गिवन होती है, हमारी बोल्ट्जमान लॉ के। क्या बोलोगे इसको, n1 अपॉन में n0 इज इक्वल्स टू ई माइनस का डेल ई बाई के टी। अब तुम्हें पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, यहाँ पे जो थी वो ई क्या था तुम्हारा, जी बीटा एच अपॉन में के टी हो जाएगा।
kg तुम्हें पता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है, G तुम्हें गायरोमैग्नेटिक रेशियो पता है, बीटा तुम्हें बोर मैग्नेट्रॉन पता है और H जो है वो तुम्हारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम इसकी पॉपुलेशन को भी दे सकते हैं। अब देखो, अब हम एक प्यारा सा एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। चलो थोड़ा सा H इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब एनर्जी लेवल एट ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। और ये कब है, जब हमने यहाँ पे H0 अप्लाइड किया है। तो H0 जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ पे क्या आ रही है, स्प्लिटिंग आ रही है -½ और +½ के अंदर। उसके बाद अगर इसकी बात करोगे तो इसका एनर्जी कितना है हमारा, +½ G बीटा H। इसका एनर्जी चेक करो कितना आ जाएगा हमारा, -½ G बीटा H। तो ये जो हो जाएगी ये हमारी क्या जाएगी, डेल ई ओवरऑल आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही डेल ई ओवरऑल बताओगे कितना, G बीटा H, और ये जो था हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये परफेक्टली डायग्राम हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ESR का टॉपिक। बेसिकली यही हमें इतनी जो अभी तक हमने रामायण पढ़ी है, थ्योरी लिखवाई है। देखो थ्योरी इसीलिए लिखवा रही हूँ, वरना मैं चाहूँ तो मैं इसको समझा भी सकती थी, लेकिन समझाने में और थ्योरी लिखवाने में यही है कि तुम्हें एक प्रॉपर नोट्स भी मिल जाए। अगर तुम वेबसाइट के ऊपर नहीं जाके नोट्स का सेक्शन चेक नहीं करते हैं तो तुम यहाँ पे से प्रॉपर ये कंटेंट उठा सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो। जब तुमसे ESR का प्रिंसिपल पूछा जाए या थ्योरी पूछा जाए तो हम यहाँ पे वो चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, अब 1-2 पॉइंट्स और हम लिख लेते हैं। When radiation is supplied to the sample ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी, अब हमें पता है कौन सी, माइक्रोवेव, देन एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स रेजोनेट। ठीक है, तो रेजोनेंस होना लग जाएगा। अब रेजोनेंस हम क्या कहते थे, बार बार चेंज होगा, +½ कभी -½ इस तरीके से चेंज होगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मेरा जो ट्रांजिशन है, जैसे तुम ये तो था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तुम्हारा स्प्लिटिंग होगा। अब स्प्लिटिंग के बाद एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर है, ये क्या जाएगा, ट्रांजिशन करके यहाँ जाएगा, कभी यहाँ आना चाहेगा। तो इस तरीके के फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे, हमारा रेजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब एक बढ़िया सा नोट सेक्शन हमें डालना है जिसके अंदर हमें ये लिखना है कि हमारे जो फ्री रेडिकल्स है, नोट अबाउट फ्री रेडिकल्स। अब देखो, अभी तुमने कहा कि ESR तुम्हें कब मिलेगी, जब तुम्हारे पास किसी तरीके का पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ प्रेजेंट होगी। अब जब तुम्हारे पास पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ है तो फ्री रेडिकल भी तो पैरामैग्नेटिक है, तो वाई वी कांट यूज़ फ्री रेडिकल्स। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि वाई वी डोंट यूज़ फ्री रेडिकल इन ESR, वाई वी डोंट यूज़ free radicals in ESR।
ठीक है। तो हमें ये जानना है कि हम फ्री रेडिकल्स को क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखो फ्री रेडिकल का रीज़न ये आता है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही टॉक्सिक स्पीशीज़ होती है, तो जब तक उसकी टॉक्सिसिटी लेवल को तुम कम नहीं करना चाहोगे ना तब तक वो नहीं होता है। तो हम ये बोलते हैं कि फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे ही तुम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो इसी का ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पूरा, ठीक है। आंसर जो है फ्री रेडिकल्स आर वेरी dangerous and toxic because unstable atom always try to react, due to which it try to steal another electron from other body which comes in contact with them, due to which the body lose their own character and becomes degenerated. Which causes many diseases like food poisoning, damage of cells, etc. ठीक है। So ESR is only technique which detect the फ्री रेडिकल्स, जो कि हमारे फ्री रेडिकल्स को डिटेक्ट करती है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। तुम लोग स्क्रीनशॉट अभी मैं दिला देती हूँ, उससे पहले देखो एक बार फिर से देख लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स हमारे डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि देखो टॉक्सिक तो होते ही होते हैं फ्री रेडिकल्स, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या चाहेगा कि मैं किसी के साथ रिएक्ट करूँ, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, वो इस एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहेगा और किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही वो रिएक्ट करता है ना उसके दूसरे एटम के साथ, तो दूसरा वाला अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे ही दूसरे वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे ही उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई, अब जो हमारा वो जो बना है ना कंपाउंड, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और जैसे ही वो डेंजरस होता है तो हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने यही चीज़ लिखी है, ऑलवेज ट्राई टू रिएक्ट विच इट ट्राई टू स्टील अनादर फ्रॉम, ठीक है, ड्यू टू विच इट ट्राई टू स्टील अनादर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर बॉडी विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ दैम, ड्यू टू विच द बॉडी लूज देयर ओन करेक्टर। तो जिसकी वजह से उसके जो खुद के करेक्टर्स है वो तो चले गए। अब क्या हुआ कि डीजनरेट हो गया। डीजनरेट होने के कारण क्या हुआ, क्योंकि भाई
डिजेनरेट का मतलब क्या है, वो स्पीशी नहीं थी। अब स्पीशी नहीं है तो क्या करेगी, वो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करती है, हमारी फूड पॉइजनिंग, डैमेज ऑफ सेल्स। इसी वजह से अब बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला है कि ESR नहीं होता, डोंट यूज़ फ्री रेडिकल। तो भाई हम फ्री रेडिकल तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जैसे फ्री रेडिकल स्पीशी आएगी उसका हमें करेक्टर पता लगेगा, तो जो हमारा ESR है ना वो उसको डिटेक्ट कर लेगा पहले कि जो हमारी फ्री रेडिकल स्पीशीज़ है। क्यों? क्योंकि उसे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो इस तरीके से ESR, तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, वाई वी डोंट यूज़, नहीं ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख लेते हैं कि हम फ्री रेडिकल्स को मेजरली क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि देखो डोंट इसलिए लगाया था मैंने, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट इसीलिए लगाया था क्योंकि ESR से क्या हो रहा है कि हम अनपेयर्ड स्पीशीज़ ले रहे हैं। हाँ, अनपेयर्ड स्पीशीज इलेक्ट्रॉन जो हमारा फ्री रेडिकल है वो है, लेकिन उस फ्री रेडिकल के लिए हमें ये चीज़ें होना ज़रूरी है। इसी वजह से तो हमारा डिटेक्शन जो है वो ESR कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर टॉक्सिक स्पीशी है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस तरीके से हम हमारे जो डिजीज़ वगैरह जैसे कि फूड पॉइजनिंग है, डैमेज ऑफ सेल्स है, इनसे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि हमारा ESR जो है ना, वो ESR जो है वो फ्री रेडिकल्स की स्पीशीज़ को भी डिटेक्ट करता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है क्योंकि अभी हमने कहा कि हमारा डेंजरस स्पीशी है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और मैंने देखो पहले भी कहा है कि ESR के जो टॉपिक्स यहाँ पे करवाए जा रहे हैं बस वो ही पढ़ लो, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी की टेंशन है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की टेंशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं ना वो थोड़े से ईजी से ही होते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन सेलेक्शन मेजर थिंग है। क्वेश्चन सेलेक्शन जहाँ तुमने कर लिया कि तुम्हें क्या पढ़ के जाना है वो एग्ज़ाम में आएगा, वहाँ तुम मार्क्स गेन अपने ले जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू। और ये था हमारा ESR का टॉपिक, और इसके बाद हम इसके 1-2 लेक्चर्स और लेंगे ESR के। थैंक यू।